गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीय आकारिकी एवं नगरों का संरचनात्मक विकास के संबंध में बहुनाभिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपने खंड सिद्धांत और वलय सिद्धांत के बारे में हमने इस पर चर्चा की थी। सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत और खंड सिद्धांत। बहुनाभिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हैरिस और उलमैन ने किया था। इन्होंने इससे पहले जो खंड सिद्धांत था और सकेंद्रीय सिद्धांत था उनका अध्ययन किया और उसमें जो नगरों की संरचना में हैरिस और उलमैन ने 1945 में नगरीय संरचना के संबंध में एक नवीन मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने बहुनाभिक सिद्धांत के नाम से क्या किया, संबोधित किया। ये सिद्धांत नगर का भूमि उपयोग प्रतिरूप एक ही केंद्र या नाभिक के चारों ओर विकसित ना होकर एक से अधिक केंद्रों के चारों ओर विकसित होता है। यानी कि इस सिद्धांत की मान्यता है कि किसी भी नगर का जो भूमि उपयोग है वो किसी एक केंद्र के चारों ओर ना होकर क्या होता है, एक से अधिक, जिससे कि उस नगरीय क्षेत्र में अनेक भूमि उपयोग के कटिबंध क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। नगर की जो संरचना है वो कौशिकीय रूप में विकसित होती है, यानी कि नगर का जो विस्तार है उसमें ऐसे अनेक केंद्र होते हैं, नाभिक होते हैं, जिन्हें हम कौशिका कह सकते हैं, जिनके चारों ओर नगर का क्या होता है, विकास होता है और वो उस क्षेत्र का क्या होता है, नाभिक केंद्र कहलाता है। सारी गतिविधियां वहीं पर संचालित होती हैं। नाभिक या केंद्र नगर में आकर्षण के ऐसे स्थल होते हैं जिनके आसपास तेजी से क्या होता है, विकास होता है। ये भिन्न भिन्न केंद्र कुछ नगरों में उत्पत्ति के समय ही अस्तित्व में आ जाते हैं, जबकि अधिकांश नगरों में इनका विकास नगर की वृद्धि के साथ साथ होता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं कि नगर का जो विस्तार है उसमें से अनेक कुछ ऐसे माइलस्टोन होते हैं जो उसकी उत्पत्ति के समय मौजूद होते हैं, लेकिन बाद में उनके आसपास क्या होता है, विकास प्रारंभ होता है। जबकि कुछ नगरों में इनका जो विकास है उनकी वृद्धि के साथ साथ होता है। इस तरह की माइलस्टोन या यूँ कहें कि नाभिक या यूँ कहें कौशिका केंद्र विकसित बाद में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने जो लंदन में वित्तीय और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र द सिटी और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र वेस्ट मिनिस्टर नगर की उत्पत्ति के संबंध में पाया कि वहाँ पर जो इस तरह के नगरीय विकास के नाभिक केंद्र हैं वो पहले से क्या थे, विद्यमान थे, जिनके चारों ओर उन नगरों का क्या हुआ, विकास है। यही कारण है कि ये एक आज वर्तमान में एक बड़े और विशालकाय नगरों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जबकि शिकागो में सबसे पहले भारी उद्योगों का केंद्रीकरण नगर के मध्य में शिकागो नदी के सहारे हुआ, लेकिन बाद में ये कैलुमेट क्षेत्र में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पर ये दूसरी जो मान्यता है कि कुछ नगरों में जो नाभिक हैं या यूँ कहें कि नगरीय विकास के जो केंद्र हैं वो बाद में परिस्थिति अनुसार क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो यहाँ पर शिकागो का भी इन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि प्रारंभ में उसका जो केंद्रीकरण था वो मध्य शिकागो नदी के सहारे हुआ, लेकिन बाद में वो कहाँ शिफ्ट हो गया, कैलुमेट में स्थानांतरित हो गया। नगरों में जो पृथक पृथक नाभिक और उन पर निर्भर भूमि उपयोग कटिबंधों का जो निर्माण होता है उसके पीछे कुछ कारकों का कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कटिबंध क्या होते हैं, उभर कर सामने आते हैं। ऐसे जो कारक हैं उनको हैरिस और उलमैन ने 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, कुछ क्रियाओं को विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए विशिष्ट जो सुविधाएं हैं उनका होना आवश्यक है, तभी वो क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे या विकसित हो पाएंगे। इसका उदाहरण के लिए उन्होंने इसको समझाते हुए बताया कि जैसे खुदरा व्यापार क्षेत्र में नगर के अंतर्गत यातायात की दृष्टि से अधिकतम जो सुगम्यता या पहुंच वाले बिंदु हैं उनके पास, या बंदरगाह अनुकूल, यानी कि जो बंदरगाह के अनुकूल तटीय क्षेत्र हैं वहाँ, या फिर विनिर्माण उद्योग, भूमि के बहुत बड़े भाग और जल या रेल मार्गीय संबंध होने पर ही विकसित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए अगर बंदरगाह है तो अगर उसके पृष्ठ प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में आवागमन के साधन नहीं होंगे तो वो
विकसित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार विनिर्माण उद्योग भूमि है, अगर उसको कनेक्ट करने वाले जो परिवहन के साधन है वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसका विकास उतनी तेज गति से नहीं हो पाएगा जितना उसका होना चाहिए। इसलिए वो उनका जो संबंध है वो किससे होना चाहिए, या तो स्थल मार्ग से होना चाहिए या जल मार्ग से होना चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने बताई वो कहते हैं कि कुछ क्रियाएं एक साथ पाई जाती हैं क्योंकि उन्हें संबद्धता से क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए बैंकिंग क्षेत्र है, तो बैंकिंग क्षेत्र उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होगा जहाँ पर कर्ज बांटने के लिए वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या होंगे, एकत्रित होंगे, या संस्थान होंगे जो जिनको अधिक मात्रा में क्या चाहिएगा, ऋण चाहिए होता है। तो वित्तीय संस्थान के क्षेत्र यातायात व संचार सुविधा उपस्थित होने पर निर्भर करते हैं। शिकागो नगर का मर्चेंटाइज मार्ट थोक क्रियाओं के एकत्रीकरण का ही एक क्या है, उदाहरण है। कुछ भिन्न प्रकृति की क्रियाएं एक दूसरे के लिए हानिकारक होती हैं। जैसे अगर हम विनिर्माण उद्योग की इकाइयां स्थापित कर रहे हैं और वहां पर हम कहें कि हम उच्च श्रेणी के आवास विकसित करें, तो ये दोनों क्या है, प्रतिकूल है। जहां पर विनिर्माण उद्योग की इकाइयां होती हैं वहां पर उच्च श्रेणी के आवासों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये दोनों जो क्रियाएं एक दूसरे के लिए क्या है, प्रतिकूल दृष्टिकोण रखती हैं। खुदरा व्यापार क्षेत्र में पैदल चलने वालों, मोटर गाड़ियों तथा कारों का भारी जमाव पाया जाता है, जो कि थोक व्यापार क्षेत्र के लिए आवश्यक रेल मार्ग सुविधाओं, विस्तृत स्थान और भारी सामान को लादने और उतारने जैसी क्रियाओं के प्रतिकूल है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप जो खुदरा व्यापार क्षेत्र है जहाँ पर पैदल चलने वाले, वहाँ पर अगर हम बड़े साधन लेके वहाँ पर स्टोरेज करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। कुछ क्रियाएं सर्वाधिक वांछनीय स्थलों का ऊंचा किराया या मूल्य देने में असमर्थ होती हैं, इसलिए वो क्या हो जाती हैं, अन्यत्र स्थापित हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम वहाँ सामान को रखना चाहते हैं लेकिन उनका किराया हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कि उसकी जो लागत है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उदाहरण के रूप में थोक व्यापार और भंडारण जैसी क्रियाओं के लिए कम लागत वाले अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, जो कि केंद्र के निकट संभव नहीं हो सकता, जिसे हम CBD कहते हैं। अगर वहाँ पर हम बड़ी मात्रा में सामान का स्टोरेज करेंगे तो आपको बड़े भवनों की आवश्यकता होगी या बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होगी और उसका आपको किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे में वो आपको क्या हो सकता है, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार निम्न वर्ग के आवास उच्च भूमि मूल्यों के कारण उच्च वर्ग के आवासीय क्षेत्र में स्थापित नहीं होते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक नगर का जो भूमि उपयोग है वो अलग अलग जो नाभिक हैं वहाँ पर क्या होता है, विकसित होता है, और उनका जो विकसित होने का कारण है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी क्रिया है जिसके कारण वो जो क्षेत्र है या भूमि उपयोग है क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। हैरिस और उल्मैन ने बहुनाभिकीय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया कि केंद्रों की संख्या एक नगर से दूसरे नगर में अलग हो सकती है, यानी कि भिन्न हो सकती है, जो कि ऐतिहासिक विकास और अवस्थिति शक्तियों का क्या होती है, परिणाम होती है। नगर जितना बड़ा होता है उसमें उतने ही अधिक और विशिष्ट केंद्र मिलते हैं। हैरिस और उल्मैन ने मुख्य रूप से जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो अमेरिकी नगरों का अध्ययन करने के बाद उनमें पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं या विकसित क्षेत्र हैं उनको निम्न भागों में बांटा है, जिन्हें एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो नगर के क्या कहलाएंगे, अलग अलग नाभिक कहलाएंगे, भूमि उपयोग के केंद्र कहे जा सकते हैं। जैसे प्रथम उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD, यह क्षेत्र नगर की आत्मा होती है, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी नगर का एक तरह से हृदय हो सकता है, और ये सभी सुविधाओं से युक्त नगर के केंद्र में स्थित होता है। सर्वाधिक सुविधाजनक बिंदु होने के कारण नगर के विभिन्न भागों से ये आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी नगर में इसी का ही क्या होता है, विकास होता है, और वहाँ पहुँचने के लिए प्रारंभ से ही जो यातायात के साधन हैं या मार्ग हैं या सुविधा हैं उनको आसान बनाया जाता है। इसलिए सैकड़ों वर्षों के बाद भी जो CBD है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है, उसमें पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि वहाँ पर दबाव बढ़ सकता है, भीड़ भाड़ हो सकती है, जाम की स्थिति हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जो
पहुंचने के मार्ग हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अधिकांश बड़े बड़े नगरों की विषम वृद्धि के कारण ये केंद्र अब सामान्य नगरों के क्षेत्रीय केंद्र में न होकर किसी एक किनारे भी हो सकते हैं। कि नदी के किनारे है तो स्वाभाविक है, समुद्र के किनारे है, झील के किनारे तो स्वाभाविक है कि वो केंद्र में ना होकर नगर के एक किसी भाग विशेष में भी हो सकता है। थोक व्यापार और हल्का विनिर्माण उद्योग क्षेत्र नंबर 2 पर वो कहते हैं कि ये क्षेत्र भी सुविधाजनक रूप से नंबर 2 उन्होंने बताया कि थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण उद्योग क्षेत्र, यह क्षेत्र भी सुविधाजनक रूप से नगर के आंतरिक भाग में ही विकसित होता है, लेकिन यातायात सुविधाओं के केंद्र के निकट स्थित होता है। थोक व्यापार क्षेत्र अक्सर सीबीडी के निकट, लेकिन चारों ओर नहीं, रेल सड़क मार्गों के सहारे स्थित होता है। इसको कुछ आधार स्वयं नगर से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ये पड़ोसी क्षेत्रों की सेवाएं भी प्रदान करता है। अनेक प्रकार के हल्के विनिर्माण उद्योगों को अधिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये अच्छे व सड़क रेल संपर्क, बड़े भवनों की उपलब्धि और नगर बाजार के निकट जहाँ इनको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। निम्न श्रेणी आवासीय क्षेत्र, स्वाभाविक है कि इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो जो आपका विनिर्माण उद्योग क्षेत्र है उसके निकट विकसित होगा, क्योंकि नगरों में काम करने के लिए मुख्य रूप से कामगारों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो आपकी निर्माण इकाइयां हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं उनके आसपास इस तरह की जो आवासीय बस्तियां हैं उनका स्वतः ही क्या होता है, विकास होता है। ऐसे क्षेत्र में जो देखा भी होगा आपने कि रेलवे लाइन के सहारे बहुत सारे छोटे छोटे भवनों के मकान आपको मिल जाएंगे जो या तो पुराने हैं या जर्जर अवस्था में हैं। तो इस तरह के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं जो उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, काम करते हैं। मध्यम श्रेणी आवासीय क्षेत्र, यह क्षेत्र भी नगर के अनेक भागों में पाए जाते हैं। आय में वृद्धि होने पर यहाँ के निवासी उच्च आय वर्ग के जो उच्च आवासीय श्रेणी क्षेत्र, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल नगर के क्या है, बाह्य भाग में स्थित है, जिसका प्रमुख कारण है कि सीबीडी में काम करने वाले लोग अपना बिजनेस बढ़ाते हैं और चूंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ है, पॉल्यूशन है, शोर शराबा है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, आने जाने में बहुत सारा समय खर्च होता है, रात को भी बहुत शोर रहता है। ऐसे में यहाँ काम करने वाले जो तो उच्च आवासीय श्रेणी के जो भवन हैं वो शहर के बाहर स्वच्छ वातावरण में जहाँ आवागमन की पर्याप्त सुविधा है, भीड़ भाड़ नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, पार्किंग की बेहतर सुविधाएं हैं, सीवरेज सुविधाएं हैं, तो ऐसे में जो सीबीडी में काम करने वाले या जो विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों के मालिक हैं वो इस तरह के स्वच्छ वातावरण में शहर से बाहर भीड़ भाड़ से मुक्त क्षेत्र में क्या करते हैं, अपने आवास विकसित करते हैं। जब यहाँ पर इस तरह के कुछ लोग बसना प्रारंभ करते हैं तो उनको देखा देख और लोग भी जो बड़े आवासीय भवनों में रहने की इच्छा रखते हैं ऐसे रिहायशी इलाकों को क्या करते हैं, स्थानांतरित होते जाते हैं और वो क्षेत्र एक अलग तरह से उभर कर सामने आता है, जिसको बाद में वीआईपी कॉलोनी कह सकते हैं या यूँ कहें कि वो उच्च श्रेणी का आवासीय क्षेत्र है जहां बाद में जाकर कीमतें इतनी अधिक हो जाती हैं कि एक सामान्य व्यक्ति वहां पर भवन खरीद नहीं सकता है, ज़मीन खरीद कर भवन निर्माण नहीं कर सकता। भारी उद्योगों का क्षेत्र, ये क्षेत्र मुख्य रूप से नगर के वर्तमान या जो पूर्ववर्ती बाह्य किनारे हैं उनके आसपास ही होता है। भारी उद्योगों को भूमि के बड़े भाग और अच्छी रेल या जल परिवहन की सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो नगर के केंद्रीय भाग की अपेक्षा सीमावर्ती भाग में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो नगर के सीमावर्ती भाग या बाह्य भागों में क्या होंगी, स्थापित होंगी। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि नंबर 6 जो कि नगर का क्या है, बाह्यवर्ती भाग है, वहाँ पर ये स्थापित है। बाह्यवर्ती व्यापारिक क्षेत्र, ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नगर का विकास होता है और लोग की जो आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्थानीय स्तर पर क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती हैं। जिसे हम जयपुर का उदाहरण ले तो मानसरोवर एक बड़े बाजार के रूप में धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित हुआ है, जो आसपास की समस्त जो उपनगरीय बस्तियां हैं उनके लिए क्या बन गया है, एक तरह से व्यापारिक क्षेत्र बन गया है जहां पर लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, अपने दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब की वो क्या करते हैं, वहाँ से प्राप्ति करते हैं। तो इसे हम बाह्यवर्ती व्यापारिक क्षेत्र कहते हैं। ऐसे बड़े नगरों में अनेक व्यापारिक क्षेत्र क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। हम दिल्ली की बात करें, बॉम्बे की बात करें, जयपुर की बात करें, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, ये जितने बड़े नगर हैं उनमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा
आवासीय उपनगर, आवासीय उपनगरों का विकास तब होता है जब मुख्य नगर में भूमि की कमी होती है, तो उसके निकट जो नई कॉलोनियाँ हैं उनका क्या होता है, विकास होता है, और उनको उपनगरीय बस सेवा या रेल सेवा या मेट्रो से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इनको हम क्या कहेंगे, उपनगरीय आवास क्षेत्र कहेंगे। औद्योगिक उपनगर, ये मुख्य नगर से दूर यातायात सुविधाओं से संपन्न खुले भूभाग पर उद्योगों की स्थापना होने से विकसित होते हैं, जिन्हें औद्योगिक उपनगर का नाम दिया जाता है। इससे औद्योगिक पड़ोसी इकाई भी कहा जाता है।